नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो की शुरुआत करने से पहले मैं इस जगह की थोड़ी चर्चा कर देता हूं। मैं झारखंड विधानसभा टीवी के स्टूडियो में बैठा हूं और ट्राइब टीवी आज जिस खास मेहमान से मुलाकात आपकी करवाने जा रहा है, उससे पहले मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी बातों से असहमत हूँ, पर मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करूँगा। ये वॉल्टेयर के शब्द हैं और ये शब्द मेरे सामने लिखे हुए हैं और वो शख्सियत जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस एपिसोड में, वो हमारे सामने हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, जो झारखंड विधानसभा एक सबसे बड़ी पंचायत, झारखंड की 3.5 करोड़ आबादी की आवाज़ जहां एक वक्त में एक जगह उठती है तो वो है झारखंड विधानसभा। और आज उस झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हमारे साथ हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जिस पे हो सकता है मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ कि अध्यक्ष जी से कि वो सवाल हो सकता है कि आपके अनुकूल या आपके पद के अनुकूल ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार हमारे इस कार्यक्रम में सामने आ जाएं। आपका स्वागत है ट्राइब टीवी में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोरेन साहब आपको। सर, शुरुआत हम कुछ ऐसी जानकारी से करते हैं कि जो आपको इस मुकाम तक लाने में सहयोगी रहे हो, आपके जीवन का सफ़र, यानी जब आप विद्यार्थी थे, फिर राजनीति में आए, फिर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर फिलहाल उस पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा? हम आपके सफ़र, आपकी जीवन के कुछ अनछुए पहलू हम यही से शुरुआत करते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। देखिए, सही मायने में ये सफ़र का शुरुआती हम लोगों के दैनंदिन जीवन का जो व्यवस्था था उसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यवस्था था। जब हमारे आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन पृथक राज्य का आह्वान किए, ठीक उसी समय हम लोगों ने अपना शिक्षा समाप्त करके पब्लिक जीवन में, प्राइवेट लाइफ में इंटर कर ही रहा था। उसी समय इनके द्वारा जो कही गई बातें थी हम लोगों के जहन में चुभा और लगा कि सही में आज के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन जिस बातों को कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है। एक तरफ उनका आंदोलन था एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण, जिसके खिलाफ थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, एक आदमी दूसरे आदमी को शोषण नहीं कर सके, इस तरह का एक समाज निर्माण हो। और दूसरे तरफ यह था कि हम विशेष करके संथाल परगना और छोटनागपुर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत पीछे थे और पीछे रहने के चलते महसूस कर रहे थे कि हमें जब तक अलग व्यवस्था, पृथक व्यवस्था नहीं मिल सकेगी, हमारा अलग बजट नहीं होगा और बजट का एग्जीक्यूशन हम अपने ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो विशेष करके संथाल परगना और छोटनागपुर के लोगों का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाया था कि हम बिहार में नहीं रहेंगे, आदा बाबून बातावा झारखंड राजबून हतावा, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, इन तमाम स्लोगानों के साथ आंदोलन में थे। और इस आंदोलन हम लोगों को प्रभावित किया कि नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय गुरुजी सही बात बोले हैं और हम लोग को उम्मीद भी नहीं था और दूर दूर तक उम्मीद नहीं था कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह का किसी तरह का तमन्ना, आशा, उम्मीद हम लोगों के मन में नहीं था। सिर्फ गुरुजी के आह्वान पर उस आंदोलन के साथ जुड़ गए और जुड़ने के क्रम में इतना रम गए कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। हम लोगों को दूसरा काम अच्छा लगता ही नहीं था। रोज लगता था कि कहीं ना कहीं बंदी हो, नाकेबंदी हो, कहीं न कहीं आंदोलन का गतिविधि मतलब का शुरुआत हो, इस तरह लगता था। और उनके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते रहे। कभी दुमका
कभी गोड्डा, कभी साहेबगंज, कभी धनबाद, कभी रांची, कभी बोकारो, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम होता था हम लोग जुड़ते गए। और इसी क्रम में दल महसूस किया कि हो सकता है कि इन्हें भी चुनाव अगर लड़वाते हैं तो चुनाव जीत सकता है। मतलब उन्होंने आपके अंदर एक नेतृत्व की गुण देखे, आपको जनप्रतिनिधि के रूप में सामने लाने का उन्होंने अवसर जी, दिया। जी 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 और टिकट दिए जी। और जिस बार पहले टिकट दिए मैंने चुनाव लड़ा, बिहार विधानसभा में प्रवेश करने का था, संयोग से 500-600 वोट के चलते हमने हार गया जी। और चुनाव नहीं जीत पाया। जी। लेकिन हार गया जरूर, लेकिन अंदर से नहीं हारे। मन के अंदर में जो तमन्ना था, मन के अंदर में आगे जाने का जो था और आंदोलन के प्रति जो निष्ठा था, इसमें कभी कमी नहीं आने दिए। जुड़े रह गए और जुड़े रहने के बाद फिर से चुनाव मैदान में आए। तब तक राज भी अलग हो चुका था जी। और फिर विधायक के रूप में चुने गए और ये मेरे लिए तीसरे बार विधायक के रूप में मैं चुना गया और दल मुझे इस दायित्व को सौंपा जो आपके सामने है जी। और मैं इनको बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करता हूं, चेष्टा करता हूं। और कहां तक मैं इसको निर्वहन करने के क्रम में सफल हैं और असफल हैं, इसका जजमेंट तो आप ही लोग दे सकते हैं। बिल्कुल। तकरीबन 2 साल का जो कालखंड बीता है, उस 2 साल के दरमियान विधानसभा के जितने भी सत्र हुए हैं उस सभी सत्र को कवर करने का मुझे मौका मिला है। तो उस विषय पर भी हम आएंगे कि आप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कितने सफल या असफल रहे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि हम शुरुआती दिनों की आपकी बात कर रहे हैं, हर विद्यार्थी के मन में एक इच्छा होती है। मेरा ख्याल है कि आपके दौर में शायद ऐसा नहीं हो कि राजनीति को उस वक्त शायद कैरियर के रूप में नहीं देखा जाता था। आज भले ही छात्र चुनाव और कॉलेज में, कैंपस में राजनीति के एक अलग माहौल जन्म ले चुकी है। छात्र के रूप में आप क्या वाकई उस वक्त भी राजनीति में ही आना चाहते थे या आपकी उद्देश्य कहीं और था, कहीं और चले आए? नहीं, राजनीति के प्रति लगाव था, प्रवणता था जी। लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का प्रवृत्ति दिल के अंदर में था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि राजनीति को करियर में बदलूं या इस तरह इतना आगे बढ़ूं। हाँ। या हम लोग जैसा मध्यम वर्गीय व्यक्ति इस जगह पे पहुंच सकते हैं, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। और मैं आपको इस बात को बता दूं कि हमें लगता है, आज जब इस विषय को सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों का नेतृत्व का पहचान सही था कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नेता के पीछे हम लोग लगे हुए थे, तभी आज हम लोगों का संभव हुआ। यानी आदरणीय गुरुजी के पीछे हम लोग लगे, तभी यह संभव हुआ कि आज इस जगह पे हम लोग जैसा मध्यम वर्गीय लोग पहुंच सके। एक साधारण शिक्षक का बेटा है, ये सोच ही नहीं सकता है। जैसे कि आपसे अनौपचारिक बातचीत में पता चलता था कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे। नहीं, डॉक्टर का कंपटीशन मैंने जरूर 2 बार दिया था दरभंगा में। हाँ। लहरियासराय में जी। लेकिन कम्पीट नहीं कर पाया था। हाँ। तो फिर आगे का पढ़ाई जारी रखा और फिर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद शिक्षक बनने की भी आपने मतलब एक बनने के लिए हमने बीएड भी किया। और लेकिन मुझे लगता है कि आपके लोगों ने तब तक हम भटक चुके थे। तब तक उधर के उस तरफ का जो प्रवणता था वो करीब मतलब दिमाग था, दिमाग से उतार चुके थे, डिवोटी हो गए थे राजनीति के प्रति कि अगर सेपरेट स्टेट नहीं होगा, अलग राज्य नहीं होगा, तो हमारे झारखंड के विशेष करके संथाल परगना छोटनागपुर के चाहे हम हो या और लोग हों, आदिवासी हों, मूलवासी हों, जो लोग इस मूल में बैठे हुए हैं, चाहे बाहर का हों, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का भलाई नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसमें काफ़ी दूर आ गए थे, इसलिए नौकरी का जो इच्छा था वो त्याग चुके थे। चलिए, किशोरावस्था बीत चुका था, झारखंड का भी किशोरावस्था बीत चुका है। 20 साल से ज़्यादा झारखंड की आयु भी हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर इसके बाद हम झारखंड के मूल सवालों पर, जिन मुद्दों पर विधानसभा खड़ी है, जहां बातें उठती है, उन पर चर्चा करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, जो संथाल परगना के नाला विधानसभा से चुनकर आते हैं और इस वक्त झारखंड विधानसभा के बतौर मुखिया आसन के प्रमुख के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी इनकी भूमिका, जब सत्र का आहूत होता है, जब सत्र के दरमियान जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, तब इनकी भूमिका दिखाई पड़ती है और कितना मुश्किल होता है उस वक्त, ये सब कुछ हम जानेंगे। झारखंड विधानसभा, अमूमन तो यही हम लोगों से सुनते हैं या लोगों की राय के रूप में यही सामने आता है कि हम झारखंड गठन के जिन उद्देश्यों को, चूँकि आप भी संघर्ष से उठकर आए हैं, उन उद्देश्यों के रास्ते में ही हैं अभी हम, अब उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। कभी लगता है ऐसा कि क्या छूट रहा है, क्या कमियां रह गई, इन पर आपसे विशेष चर्चा। देखिए, अगर हम सही मायने में इस चीज़ को हमें यानी किसी को स्वीकार करने में कोई परहेज दिक्कत नहीं होना चाहिए कि झारखंड जिन उद्देश्यों के लिए हम लोगों ने लिया था या हमारे पूर्वजों ने झारखंड आंदोलन में अपना प्राणों की आहुति दिए हैं, कितना माताएं अपने मांग की सिंदूर समाप्त हो गया था, कितना माता के कोख से उनके बेटा खो गया, कितने लोग कुर्बानी दिए और देने के बाद जो आज राज गठन हुआ, उसका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को आज भी हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाया है। अब प्रयास हम लोगों का चल रहा है कि जिस उद्देश्यों से झारखंड को हम लोगों ने अलग किया उसको पूरा करें। अब इस विषय पर मैं और थोड़ा सा आगे आए कि हमें हमारे अगुवा नेताओं ने, उनके दिमाग में झारखंड को अलग करने के पीछे यही उद्देश्य था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हर मायने में, चाहे एजुकेशनली हो, चाहे ऑफिशियली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे बिजनेस में हो, हर चीज़ में हम लोग पीछे थे। पीछे मैंने बहुत पीछे थे, बिल्कुल। हम लोग उनके काबिल, उनके मन मुकाबला में हम लोग नहीं थे, बहुत दूर थे। तो हम लोगों का सहज एक इच्छा था कि हमारे के यहाँ का लड़का बच्चा, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान, यहाँ के लोगों को एक अच्छा सम्मान मिलेगा नौकरी में, चाकरी में, व्यवसाय में, राजनीति में, ये हम लोगों का इच्छा था। और इसी इच्छा के क्रम में ये अलग राज्य का जो आंदोलन इतना तीव्र तरह बन गया था, तो उस चीज़ को अभी तक हम लोगों ने पूर्ण नहीं कर पाया। मैं इस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, क्यों हम पूर्ण नहीं कर पाए, ये विषय अलग हो गया, ये कंट्रोवर्शियल विषय हो जाएगा, विवादास्पद विषय हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं उसमें। लेकिन प्रयास जारी है और हम समझते हैं अतिशयोक्ति शायद नहीं होगा कि सत्ता आंदोलन से उपजे हुए इस राज्य का सत्ता आज वैसे नेतृत्व के हाथों में है जो सही मायने में इस राज्य को अलग होने का कारण को भली भांति से पता है। हम इसलिए प्रयास हो रहा है कि उस कारणों का कैसे हम लोग निराकरण करें, कैसे दूर करें। और मैं समझता हूं कि इस कड़ी में मैं जो राजनीतिक परिदृश्य को सामने देख रहा हूं, तो लग रहा है कि प्रयास हो रहा है कि आने वाला समय में ये लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। स्थानीय नीति पर 1932 के खतियान के मसले पर आपकी एक इंटरव्यू मैंने एक अखबार में पढ़ी थी। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप इसे झारखंड के लिए? बिल्कुल, ये तो एक टर्निंग पॉइंट है। 32 के खतियान हो जाने से झारखंडियों को, यहाँ के रैयतों को, यहाँ के टेनेंट को, मूल रैयतों को, आदिवासी को, मूलवासी को, उनका साधारण हक हकूक परिभाषा में जहाँ तक है, ये मिलने की प्रबल संभावना उत्पन्न होगा, मिलेगा। और वो झारखंड गठन के उद्देश्यों की तरफ भी हम थोड़ा एक कदम आगे बढ़ पाएंगे, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन विधानसभा से आप चुनकर आते हैं, उनके आसपास के विधानसभाओं पर भी नज़र डालें, यानी अगर हम पूरी संथाल पर न पर डालें, आज भी उपेक्षित और वंचित नज़र आता है वो इलाका। कभी ये
राजनीति में बड़े अच्छे अच्छे लोग आए संथाल परगना से, और शिबू सोरेन विश्वमगुरु खुद वहाँ से संथाल परगना से जीत कर आते हैं। आज भी राजनीतिक जागृति और शिक्षा या स्वास्थ्य इन सब मसलों पर विशेष ध्यान देने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। मैं खुद भी वहाँ से उन इलाकों से आता हूँ। मैं देखता हूँ उन परिस्थितियों को, तो संथाल परगना पर अब लगता है कि कुछ वर्षों से उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है। बहरहाल झारखंड विधानसभा सबसे खूबसूरत विधानसभा, हम कह सकते हैं देश के जितने भी विधानसभाएं हैं सब में अगर भवन के मुताबिक देखें तो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा विधानसभा है। 81-82 एक नॉमिनेटेड को भी शामिल कर ले तो 82 विधायकों की जो विधानसभा है, हर बार ये बात उठती है कि विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए झारखंड में। हालांकि अब पिछली बार से अस्थाई सरकार देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले कभी 2 साल कभी 3 साल राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर रहा है, तो अब चूंकि हम वो 26 में हम डिलिमिटेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए? बिल्कुल, राजनीति के तौर पर झारखंड विधानसभा का सीट बढ़ना चाहिए। एक विधानसभा का जो परिभाषा है वो एक निश्चित पॉपुलेशन के अंदर एक विधानसभा बनता है जी। आज आप अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो कई ऐसा विधानसभा है जहां जितना पॉपुलेशन एक विधानसभा के अंदर होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है। तो बेशक एक जनप्रतिनिधि के लिए ये निश्चित पॉपुलेशन और निश्चित भूखंड का होना बहुत ही जरूरी है, निश्चित एरिया होना बहुत ही जरूरी है, और जो आज तक नहीं हो पाया है। हम लोगों का बिहार विधानसभा से टूट करके जब आए तो 81 विधानसभा जो हमारे हिस्से में मिला संथाल परगना और छोटानागपुर में, उसी में हम लोग आज सीमित हैं। उसी से हम लोगों का आज तक का जो कामकाज यही सब हो रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं इस विषय को मानता हूं कि सीट बढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा पंचायत का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, पहले जितना पंचायत का संख्या था उससे पंचायत का संख्या भी बढ़ा है। तो पंचायत का संख्या जैसे ही बढ़ा है उस हिसाब से विधानसभा भी बढ़ना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। चलिए, ये तो है। जहाँ तक आपने शुरुआती दौर पर पहले का संथाल परगना छोटानागपुर और अभी का संथाल परगना छोटानागपुर के विषय में एक बातों का जिक्र किया, तो मैं तो इस विषय को निश्चित रूप से मानूंगा कि पहले का जो था दुमका या संथाल परगना या छोटानागपुर, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उस चीज़ को देखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। नहीं बढ़ा है ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि पहले हम लोगों का वहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करता था भागलपुर जी। आज हमारे वहाँ संथाल परगना में सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी बना है, और यूनिवर्सिटी जैसे ही बना है तो उसमें कॉलेजों की संख्या बना है। वहाँ हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, लॉ कॉलेज नहीं था। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज की स्थापना हुआ है। आपको पता होगा कि दुमका जो संथाल परगना का हेड ऑफिस था, आज कमिश्नरी का जो हेड ऑफिस था, ये रेल लाइन से भी वंचित था जी। वहाँ के लोगों को रेल देखने के लिए भागलपुर या जसीडीह जाना पड़ता था, किलोमीटर आना पड़ता था। आज ये परिस्थिति नहीं है। आज दुमका के लोग रेल लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो कम्युनिकेशन के तरफ भी बढ़ा है। और इसी तरह से आप अस्पताल के तरफ देखिए, पॉलिटिकली भी आज हमारे संथाल परगना के लोग अत्यंत परिपक्व हो चुके हैं, पर राजनीति भी समझते हैं किस राजनीति में हमारा हित है, किस राजनीति में हमारा हित नहीं है। इन तमाम विषयों को भी अध्ययन करने की क्षमता हमारे संथाल परगना छोटानागपुर की जनता के साथ वो जागृत होते आया है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि एकदम विकास नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक इसका विकसित होना चाहिए था वहां तक हम जरूर नहीं जा पाए। इस विषय को हम मानते हैं। बिल्कुल है, और इस विषय को मानने में कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई एक व्यक्ति इसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आप जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार हैं। सबने अपने अपने कालखंड में उसके लिए प्रयास किया। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर बाद आते हैं तो झारखंड विधानसभा की कार्यशैली पर हम चर्चा करेंगे, जो पिछले कई वर्षों से झारखंड विधानसभा कह सकते हैं सदन ऑर्डर में नहीं रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी। खास मेहमान हैं और खास बातें उनसे
हो रही है। रविंद्रनाथ महतो जी, अध्यक्ष जी, आपको लगता है कि झारखंड विधानसभा 3.5 करोड़ जनता की आवाज़ बनने में या उनके मुद्दे यहाँ जिस तरह से जिस ढंग से उठाए जाते हैं, क्या वो पहुँच पाती है? मैं एक बात आपको बता दूं, थोड़ा पहले से ही समेटने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपने ब्रेक के पहले एक बात का जिक्र किया कि पूरे देश के अंदर में झारखंड विधानसभा भव्य है, सबसे ये खूबसूरत, इनका खूबसूरत है, इनका स्वरूप अच्छा है। सिर्फ हमारे विधानसभा का स्वरूप खूबसूरत है, अच्छा है, ऐसा नहीं। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य जो वर्तमान में हैं और पूर्व में भी जो थे, ये भी बहुत अच्छे थे। इनके काबिलियत पर भी कहीं उंगली कोई उठा नहीं सकता है देश के पैमाने पर। हाँ, जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा, हम उनकी काबिलियत पर क्यों सवाल करें? जानकार नेता थे जी, आज भी जानकार नेता हैं और काम करने की शैली भी बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूं कि देश के अंदर में विधायिकी को जिस हिसाब से लोग समझते हैं, झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य उससे कहीं कम नहीं समझते हैं, अच्छे तौर तरीके से समझते हैं। इसलिए मैं यूं इसको कह सकता हूं कि झारखंड विधानसभा के नेतृत्व करने वाले माननीय सदस्य जो भी चुनाव जीत कर आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के विषय में और अपने अधिकार, अपना हक, अपने जनता के प्रति वफादारी, संवेदनशीलता, इन तमाम चीज़ों से भरा हुआ हमारे माननीय सदस्य हैं। इसलिए सदन का भव्यता, विधानसभा का भव्यता और हमारे माननीय सदस्यों का भव्यता में कहीं कोई अंतर नहीं है। ये भी देश के अंदर में बहुत अच्छे हैं जी। उसके बाद आपने दूसरा सवाल ये उठाया कि विधानसभा में कार्यशैली में व्यवधान उत्पन्न होता है जी। ये लाजिमी है, सिर्फ झारखंड विधानसभा में ही नहीं बल्कि देश के पूरे विधानसभा में, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह में सदन के अंदर में व्यवधान उत्पन्न होता है। जिस तरह से सदन स्मूथली चलना चाहिए उस तरह स्मूथली नहीं चल पाता है। और जब स्मूथली नहीं चल पाता है तो निश्चित रूप से इसमें सबसे दिक्कत यह बात की आती है, जिन जन समस्या या जन मुद्दा को लेकर के माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होते हैं समाधान के लिए, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो और देश का कोई भी विधानसभा हो इंक्लूडिंग झारखंड, कि विधानसभा को स्मूथली चलना चाहिए। लेकिन हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली में विषय है कि चूंकि यहाँ बहुत सारे विचारों का समावेश है और एक विचार दूसरे विचारों के बीच में टकराहट उत्पन्न होता है, और जब उत्पन्न होता है टकराहट तो व्यवधान भी उत्पन्न होता है, और कभी कभी इस व्यवधान जन मुद्दों को बाधित करता है। इससे हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहा कि विचारों का टकराहट हो, एक स्वस्थ परिपाटी बने, आलोचना समालोचना का, पक्ष का प्रतिपक्ष का, सारों के बीच में हो और एक निष्कर्ष निकले ताकि हमारे राज्य के जो 3.5 करोड़ जनता है उनको इसका अपेक्षित लाभ मिल सके। वाद विवाद हो सकता है लेकिन वाद विवाद नजर नहीं आता है। किसी मुद्दे पर लोगों की, सदस्यों की विचार नहीं आते हैं बल्कि भावनाएं जो हैं वो विचारों पर हावी हो जाता है, या उनकी दलीय भावना हो या दलीय प्रतिबद्धता हो, वो ज़्यादा हो जाता है। मैं तो इस बात को हमेशा कहते हैं कि माननीय सदस्यों के प्रति दो ही चीज़ है, दल के प्रति भी उनका आस्था भी है, दल का भी कुछ उत्तरदायित्व है, और साथ साथ उनके जनता का भी उत्तरदायित्व उनके प्रति है। और माननीय सदस्यों को दोनों का निर्वहन करना पड़ता है, और दोनों के निर्वहन के क्रम में हो सकता है कहीं कहीं छूट जाता है, कहीं कहीं किसी चीज़ हो जाता है, ये विषय सामान्य परिपाटी के अंदर ही आता है। लेकिन मिला जुला के जिन जनताओं ने मुझे इस सदन के अंदर में भेजा है उनके प्रति भी हमें ध्यान रखना है और दल के प्रति भी ध्यान रखना है, और इसमें तारतम्य स्थापित करके, सामंजस्य स्थापित करके माननीय सदस्यों को आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं जो इन कामों को कर लेने में सक्षम होंगे, आने वाला समय में उनका स्थान अच्छा रहेगा। जैसे हम मानसून सत्र की मिसाल ही ले लें, एक दिन पहले ही सत्रावसान करना पड़ा क्योंकि सदन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। आसन में बैठकर आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि
जो जिस तरह से सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है, या लोग निष्कासन करना पड़ा, निलंबित करने पड़े आपको, 5 विधायकों को निलंबित करना पड़े, ऐसे मुश्किल फैसले लेने के लिए भी आपको बाध्य होना पड़ता है? देखिए, कभी कभी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सदन संचालन के लिए जो नियमावली है, कार्य संचालन का जो नियमावली है और विधायी व्यवस्था का जो प्रक्रिया है, इन तमाम को दृष्टिपथ में रखते हुए कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। अगर कठोर निर्णय आप उस समय नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं तो हम समझते हैं कि आसन का गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना होता है। लेकिन कोई भी माननीय पीठासीन पदाधिकारी या अध्यक्ष जो भी आप कह लें या स्पीकर जो भी आप कह लें, इस तरह का निर्णय लेने में दिक्कत होता है, कष्ट होता है। जी, अगर आप निलंबित करते हैं तब सदन अव्यवस्थित हो जाता है, निलंबित नहीं करते हैं या निष्कासित नहीं करते हैं तब सदन अव्यवस्थित हो जाता है। क्या ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है? नहीं, आप अनेक कारणों में से एक कारण इसको भी मान सकते हैं कि उन्हें भी संचालन करने के लिए जैसे पक्ष में नेता सदन होते हैं वैसे विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष होता है, और सदन नेता सदन को सत्ता पक्ष की ओर संभालते हैं और विपक्ष के नेता जो हैं वो प्रतिपक्ष के नेताओं को वहाँ पर संभालते हैं, या उनका जो सदन के प्रति जो कार्यकलाप हो वो ठीक सदन के अनुकूल हो, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और मैं इस विधानसभा में इस चीज़ का एहसास कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने का ये जो खलल है, ये मेरे मन में भी तकलीफ है और कष्ट तो मुझे हो ही रहा है, नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका भी प्रिविलेज, उनका भी महत्वपूर्ण दायित्व सदन संचालन में या सदन के अंदर में है, और स्वस्थ आलोचना में भी उनका भूमिका बहुत ही अहम है, इसलिए उनका होना निहायत आवश्यक है। दल बदल के 2 मामले चल रहे हैं, एक कांग्रेस के विधायकों पर चल रहे हैं, दूसरे बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर चल रहे हैं। दल बदल के मामले शायद पिछली जो तीसरी विधानसभा थी, यानी रघुवर दास जी इस वक्त मुख्यमंत्री थे और दिनेश उरांव जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उस वक्त भी मामले चल रहे थे। इस बार मामले बढ़ गए, कह सकते हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ गई। एक मामला तो आपने मिस कर दिया, प्रदीप जी का भी और बंधु तिर्की का जी का भी मामला चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि संख्या भी बढ़ गई, संख्या बढ़ा हुआ है। और हम लोग इसको देख रहे हैं, जो संविधान संकुल या संविधान के नियम के अनुकूल निर्णय हो, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। और ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये मामला संवैधानिक व्यवस्था के क्रम में और दूसरे न्यायालय में भी लंबित है। हम लोग देख रहे हैं वहाँ तक कहाँ तक संवैधानिक नियम कानून के मुताबिक हम लोग निर्णय लें। हम उम्मीद करें कि ये जल्द आएगा इस पर फैसला। हम तो जल्द करने के लिए तैयार हैं जी। अगर किसी तरह का नहीं हो तो हम तो निर्णय जल्द करने के पक्षधर हैं। सारे पक्ष आ जाएं, सारे पक्ष आ जाएं तो फिर आपको निर्णय लेने में देरी नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर विधानसभा की कार्यशैली को लेकर ही हम बातें आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा की कार्यशैली पर बात हो रही थी, उन्हें ही थोड़ा आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देश में कौन सी विधानसभाएं या कौन सी विधानसभा की कार्यशैली को आप बेहतर मानते हैं? झारखंड से कंपैरिजन, ये तो वैसे तो आप कह चुके हैं कि सबसे भव्य और भव्यता यहाँ की है, विधानसभा के सदस्यों की भी है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आसपास नज़र डालते हैं तो कहाँ आपको लगता है कि वहाँ का कार्य संचालन और वहाँ के सदस्यों की? देखिए, ये प्रश्न तो जटिल है, आपने जिस प्रश्न को मेरे समक्ष रखा, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका एप्रोप्रिएट उत्तर आपको दे पाएंगे, लेकिन एक बात आपको निश्चित रूप से हम बोलेंगे। हाँ। देश के अंदर में जितने सारे विधानसभा है, किसी भी विधानसभा से झारखंड विधानसभा खराब नहीं है, अच्छे, बेशक अच्छे।
ये ज़रूर है कि देखने वालों का अपना नज़रिया वो अलग नज़रिया बात हो सकता है। लेकिन इसका जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है झारखंड विधानसभा का, आप उत्पादकता के ग्राफ को अगर आप मार्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा दूसरे विधानसभा के उत्पादकता से झारखंड विधानसभा का उत्पादकता किसी भी तरह कम नहीं है। नए हर बार विधानसभा का जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं तो कुछ नए सदस्य चुन करके आते हैं और कुछ पुराने सदस्य चुन करके, एक नए और पुराने का एक समावेश जो है सदन के अंदर दिखाई देता है। नए विधानसभा के सदस्यों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है, सीनियर्स उनको ज़्यादा चांस मिल जाता है। ऐसे में कैसी परिस्थितियाँ को बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, इसमें ये बात सही है, जो नए माननीय सदस्य जीत के आते हैं और विधानसभा के अंदर बोलने का ललक उनके अंदर में ज़्यादा ही रहता है, ताकि उनका जो फॉलोअर्स है, उनका जो समर्थक है, वो सुने कि मेरे माननीय जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर में हमारे संबंध में फलाना विषय को बड़ी जोरदार तरीके से रखे। ये तो सही मायने में रहता है। और जिस तरह से विधानसभा संचालन का जो नियम है, उस नियम के मुताबिक हम लोगों को चलना पड़ता है। फिर भी मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि विधानसभा का जो भी माननीय सदस्य हैं उन्हें अधिक से अधिक समय हम लोग देने का प्रयास करते हैं। और लोग, हमको लगता है इस टेन्योर में भी आप देखेंगे कई माननीय सदस्य नए चुनकर आए हैं, लेकिन आपको देखने के बाद या विधानसभा में बोलने के क्रम में भी आपको अंदाज लग जाएगा कि बोलने के क्रम में आपको समझ में नहीं आएगा ये नए हैं या पुराने हैं। अच्छे बोलते हैं, अच्छे बिल्कुल। और जो नए चुन कर आए उनमें से कुछ और भी अच्छे और भी विधानसभा के परिपाटी के बारे में और सादा जानकारी लेना चाहिए। और सिर्फ वही नहीं कि विधानसभा के अंदर में जो विधानसभा में काम कराने का जो वेपन्स है, जो हथियार है, इस हथियार को कैसे हम चलाएं ताकि हमारा जन समस्याओं का समाधान हो, इन विषय पर भी अध्ययन करना पड़ता है। विधानसभा में ऐसे कई चीज़ है जिसका जानकारी हासिल करना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना जन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को उनको जानकारी हासिल करना पड़ता है। क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी उत्पादकता या उनको और ज़्यादा कुछ सदस्य, मेरा ख्याल है कि 2 साल में मैंने कुछ सदस्यों की आवाज़ तक नहीं सुनी है सदन में, उनकी समान रूप से सबकी भागीदारी हो, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सदन की ओर से या विधानसभा की ओर से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। मैं आपको इस बात पर बता दूं कि आप अभी भी देखेंगे बहुत सारा वैसे माननीय सदस्य हैं जो विधानसभा आहूत होने के क्रम में इतना मेहनत करते हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, हो सकता है उन दूसरे आवश्यक कामों से व्यस्त रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो माननीय सदस्य जिस तरह से मेहनत करेंगे विधानसभा को, विधायी व्यवस्था को, हम समझते हैं वे उतना ही दक्ष बनेंगे और वो उतना ही आसान तरीके से काम कर सकेंगे। और सिर्फ यह ही नहीं, उनके व्यक्तित्व भी पूरे राज्य के अंदर में या राज्य के बाहर में भी इलेबोरेट होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। आप तो काफ़ी अनुभवी हैं। झारखंड विधानसभा के इस 20-22 साल के अंतराल में हालांकि महिला सदस्यों की संख्या बढ़ी ज़रूर है, लेकिन क्या पर्याप्त है? महिलाओं को और चुनकर आना चाहिए। हालांकि ये तो महिला सदस्यों का तो इजाफा हुआ है निश्चित रूप से। और ऐसे सरकार भी घोषणा कर रखी है कि कम से कम महिलाओं की संख्या 30% हो। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर आप उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। फिर भी कमोबेश हर दल में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ी है और सामने आने वाला समय में हमको लगता है कि हर दल अगर उम्मीदवारी में महिलाओं को अगर उतारते हैं मैदान में, तो हमको लगता है कि महिला सदस्यों का संख्या में इजाफा होगा। बिल्कुल। राजनीति में आपके आदर्श कौन है? राजनीति में आपके आदर्श कौन है? राजनीति में तो मूल आदर्श हम लोगों का आदरणीय गुरुजी हैं। अगर एक नाम और सुने आपसे तो? अभी तो हम लोग चूँकि गुरुजी को आदर्श के रूप में इसलिए माने हैं कि आंदोलनकारी हैं, और इसके पहले
लोकनायक जयप्रकाश का भी आंदोलन को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा था, जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे उस समय। जब हम लोगों ने होश संभाला था तो उस आंदोलन को भी हम लोगों ने देखा था। तो उनको भी हम लोग आदर्श के रूप में ही मानते हैं। आगे बचे हुए कालखंड में झारखंड विधानसभा के लिए कुछ आप नया सोच रहे हैं? जैसे कि कुछ दिनों पहले मैं बता दूं जी। मेरा सबसे बड़ा सोच है कि झारखंड विधानसभा में जो भी माननीय सदस्य चुन करके आते हैं वो एक काबिल बने, दक्ष बने, जनताओं के समस्याओं को सुलझाने में भी दक्ष बने और विधायी व्यवस्था को अभी जानकार बने। ये मेरा पहला है। और ये जो जिस शासन प्रणाली के अंदर देश चलता है और हमारा राज्य चलता है, यानी डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, इसके बारे में भी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, एक जागरूकता पैदा हो। मैं इस विषय पर भी करता हूँ, इस विषय में भी प्रयास करता हूँ कि हमारे राज्य के जो लोग हैं वे भी इस व्यवस्था के बारे में सोचे समझे, ताकि उनको आने वाला समय में किसी तरह का कन्फ्यूज़न का शिकार ना होना पड़े। इसके लिए भी मैं प्रयास करता हूँ। आप जानते ही हैं कि शासन व्यवस्था के क्रम में जो नियम और कानून विधानसभा के अंदर बनता है और उसको अनुपालन करना पड़ता है सारे लोगों को, और उसमें से आपको अधिकांश आदमी को मिलेंगे जो कैसे नियम बनता है इस बारे में नहीं जानते। इसलिए मेरा प्रयास है कि कैसे नियम बनता है और उस नियम बनने के बाद उस नियम को अनुपालन, राज्यवासी को उस नियम का अनुपालन करना पड़ता है। तो राज्य के जो मालिक हैं, यानी जो हमें मतदान करते हैं, इन मतदाताओं के अंदर में भी इस चीज़ का अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, जागरूकता पैदा होना चाहिए कि ऐसा होता है वैसा होता है। इस पर भी मेरा दिली इच्छा है कि इसका भी जानकारी हम लोग दें। आपने देखा होगा पिछले समय में छात्र संसद हम लोगों ने इसी उद्देश्य से किया था जी। आपने देखा होगा कि माननीय सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली से कई माननीय संविधान के मर्मज्ञ व्यक्ति को लाने का प्रयास किया। और भी हमारा इच्छा है, चूँकि बीच में 2 साल कोरोना के कालखंड से हम लोग गुजरे हैं, जितना करने का मन बनाए थे उतना नहीं कर पाए। अब हम लोग उस समय से अपने आप को मुक्त, संपूर्ण रूप से मुक्त भले ही न हो, लेकिन उसके जो धुंध था वो हम लोगों के अंदर से छट गया है। हम लोगों ने फिर प्रयास करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को जनताओं तक कैसे ले जाएं। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, हमने आपको एक चीज़ बोला कि विधानसभा का उत्पादकता को और बेहतर और बढ़िया और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस विषय पर भी हम लोग काम करेंगे। एक चीज़, यहाँ के विधानसभा के सदस्यों को विधायी कार्यों के साथ साथ कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं, बातें हैं जो किताबों में है। संविधान की भी जानकार होने चाहिए, CNTS-PT एक्ट की भी जानकार होनी चाहिए, 5वीं अनुसूची की भी जानकार होनी चाहिए। इस तरह इतनी जानकारी जब तक एक सामान्य सदस्य को ना हो, तब तक मुझे लगता है कि वो विधानसभा के डिबेट में या सदन के अंदर अपनी बातों को अच्छी तरीके से शायद नहीं रख पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो एक विधायक को इतनी सारी चीज़ों की जानकारी तो बेशक होनी ही चाहिए कि मैं आपके बात पर एकदम संपूर्ण रूप से सहमत नहीं। इसलिए संपूर्ण रूप से सहमत नहीं कि जब तक विधायक के अंदर में ये प्रवृत्ति पैदा नहीं होता है कि हम फलाना डिबेट में भाग लें। ज्ञान अलग विषय है, डिबेट में भाग लेने का प्रवृत्ति अगर उनके अंदर में पैदा हो तो ज्ञान अर्जन कर लेंगे, ये तो पक्का बात है। बेशक। तो कोई भी माननीय सदस्य अगर बोलने के लिए इच्छुक हो तो इन तमाम ज्ञान को संग्रह कर सकते हैं और आने वाले समय में एक परिपक्व मैच्योर्ड विधायक के रूप में वो उभर सकते हैं। सदन में 2 ही 3 विधायक वाद विवाद या चर्चा में शामिल होते हैं। बाकी पिछले 20 साल के कालखंड में अगर हम देखें तो कुछ एक विधायक हैं जो सदन में मुद्दों पर दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। कोई नए सदस्य बहुत जल्दी तैयार नहीं हो रहे हैं उस स्तर पर। नहीं, हम आपको बता दें, इसके पीछे सब दल, सारे दल, जितने दल का भागीदारी विधानसभा के अंदर में है, उन दल के दल नेता को, अपने दल के सदस्यों को वो कैसे वोकल बने,
कैसे चर्चा में भाग लें, चर्चा में भाग लेने के क्रम में किस तरह डिबेट में किस किस विषय को, किस किस पॉइंट को वो उद्धृत करें, इनको दल के अंदर में भी प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है। और जो दल इन तमाम चीज़ करते हैं, आप देखिएगा उस दल के माननीय सदस्य बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, चर्चा में अच्छा भाग लेते हैं। और उसके साथ साथ और एक विषय है, माननीय सदस्यों के अंदर में भी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको भी हटाना पड़ेगा। और हम चर्चा में भाग लें, हम ज़्यादा बोल पाए नहीं बोल पाए अलग विषय है, लेकिन हम चर्चा में बोलें, ये प्रवृत्ति पैदा करना होगा। और जैसे ही उनके अंदर में ये प्रवृत्ति पैदा हो जाएगा कि देखिएगा आने वाला समय में एक अच्छी बहस, एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छे जानकार विधायक के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अब से थोड़ी दिनों बाद झारखंड की भी स्थापना दिवस करीब आ रही है, राज्य के साथ साथ झारखंड विधानसभा के। इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा स्थापना दिवस के मौके पर? नया हम लोग तो वही सिलसिला को या वही इसको निभाने का परंपरा को निभाएंगे हम लोगों का जो होता है। और फिर भी सोच रहे हैं, देखते हैं कोई ऐसा चीज़ करें ताकि ये जो लोगों का मस्तिष्क, मन मस्तिष्क दोनों तमाम तरह के समस्याओं से ग्रसित रहता है, उनके द कॉमिक ऑफ द ब्रेन और रिलीफ ऑफ द ब्रेन के बारे में हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जब भी आते हैं तो ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे सर्कमस्टेंस बन जाता है जहां सिर्फ दिमाग में टेंशन ही टेंशन पैदा होता है। और कभी कभी तो ऐसा बन जाता है कि एक दल दूसरे दल के रूप को परंपरा के अनुकूल दुश्मन मान बैठते हैं। ऐसा नहीं, इससे हट करके एक ऐसा माहौल हम लोग बनाने का प्रयास, बैठकों में भी नहीं आते। हाँ, ऐसे हम लोग ऐसे एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप विचारों का टकराहट हो, विचारों का लड़ाई हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का लड़ाई न हो, इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने समय दिया, ट्राइब टीवी के साथ अपने विचार अभिव्यक्ति साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हमारे साथ थे इस शो में। हमारी कोशिश होती है कि हम इस शो में ऐसी ही शख्सियतों को आपके सामने लेकर के आएँ ताकि उनके विचारों से, उनके अनुभव से और उनके संघर्षों की कहानी से कुछ प्रेरणा ले सकें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगली हफ्ते फिर एक शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।